हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मत्स्य पालन, मछली पालन या फिर कहिए फिशरीज को। इसे मैं आपको तीनों मीडियम के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तीनों मतलब आज का जो ये वीडियो है इसमें आपको हिंदी माध्यम के अंदर पढ़ाऊंगा। कल इसी टॉपिक पे वीडियो जो आएगा उसमें आपको बाइलिंगुअल यानी कि जैसा आप यूट्यूब पे हमेशा देखते हैं वो पढ़ाऊंगा। एंड द थर्ड डे आई विल बी टीचिंग द सेम टॉपिक इन इंग्लिश आल्सो, ताकि किसी भी तरह का पढ़ने वाला बच्चा हो उसे समझ आना चाहिए। और हाँ, पहले हिंदी के अंदर क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये मछली पालन है, ये मत्स्य पालन है। इस विषय के अंदर अक्सर बच्चे पीछे रह जाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि मुश्किल है, वो इसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आप मुझे अगले 30 मिनट दीजिएगा, मैं आपको अगले 30 मिनट्स के अंदर प्रूव करूंगा कि ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, ये आसान नहीं है, बहुत आसान विषय है। बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी रुचि मेरे साथ जगानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। क्या है टॉपिक? मत्स्य पालन। ठीक है, मछली पालन की बात करते हैं तो सब लोग जानते हैं मछली क्या होता है। सबने देखा हुआ है मछली क्या होती है, पानी के अंदर रहती है, ऐसा आप सबने सुना होगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो मछलियां जो पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन आप जब फिशरीज को यानी मत्स्य पालन को पढ़ेंगे ना, तो वहां अकेले मछलियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वहां पे मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, मछलियों के साथ साथ झींगा यानी कि जिसे प्रोन कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप श्रिम्प के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्रैब के बारे में आप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां आ जाएंगी जो पानी के अंदर रहती है। तो इन सभी की हम स्टडी करने वाले हैं किसके अंदर? फिशरीज के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम पढ़ेंगे, ताकि उन बेसिक टर्म से आपको आइडिया हो जाए कि फिशरीज है क्या, और उसके बाद अगले टॉपिक में जाएंगे तब एग्जैक्टली फिशरीज को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मछली, मछली होता क्या है देखा है ना आप सब लोगों ने। अच्छा, आपने देखा तो एक बात बताइए, मछली जो है वो सांस कैसे लेती है? क्या वो सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आती है क्या? ऐसे आती है, मुंह निकालती है और सांस लेके वापस चली जाती है। आप बोलो सर ऐसा तो आप ही कर रहे हो, मछली तो नहीं करती है। लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा भी करती है मछली, क्योंकि मछलियां दो तरह की होती है। एक वो मछलियां जो पानी के अंदर ही सांस लेती हैं, और एक वो जो पानी और हवा दोनों के अंदर सांस ले पाती हैं। आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा दिखाऊं आपको, ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, क्या देखा आपने? यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मछलियां जो क्या है, जिंदा है, लेकिन उन्हें पानी से निकाल दिया गया है। ऐसी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो पानी में से निकलने के बाद 3 से 4 दिन तक भी जिंदा रह सकती हैं। ये जो मछलियां होती हैं इनको एयर ब्रीदिंग फिश कहा जाता है। मतलब ये वो मछलियां हैं जो क्या है, पानी में भी सांस लेती है और हवा के अंदर भी सांस ले सकती हैं। मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले सिर्फ मछली की बात करते हैं, मछली क्या होता है। मैंने सांस लेने की बात इसलिए करी थी क्योंकि ये जो हवा के अंदर सांस ले पाती है ये तो कम होती है, लेकिन जनरली सामान्यता कहेंगे तो मछलियां पानी के अंदर सांस लेती हैं। अपने गलफड़ों को वो यूज करती हैं, गिल्स उनके होते हैं, गलफड़े या फिर गिल्स का प्रयोग करके मछलियां सांस लेती हैं। लेकिन आप देखा मछली ऐसे ऐसे तैरती भी है, देखा पानी के अंदर तैरती है ना। ये गिलफड़, गलफड़ों से या फिर गिल से तो नहीं तैरती है। तैरने के लिए किसकी मदद लेती है? ध्यान से देखिए, मछली तैर रही है ना आपके सामने, ये किसकी मदद ले रही है? हाँ, ये तैरने के लिए मदद देती है फिन्स की। फिन्स मतलब जो दिख रहे हैं आपको, फिन देखिए ये रहे है ना, तो फिन्स की मदद देती है। लेकिन क्या मछलियां जो है वो तैरती है? सभी के फिन्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पानी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जलीय जंतु भी हैं जिनके फिन होते ही नहीं है सर। जैसे कि आपका केकड़ा हो गया, या फिर आपका झींगा हो गया, या श्रिम्प हो गया, क्या इनके अंदर फिन्स होते हैं? नहीं सर, इनके अंदर नहीं होते। तो ये तैर नहीं पाते, ये सिर्फ रेंग पाते हैं, बस नीचे चल पाते हैं, लेकिन ये तैर नहीं पाते। तो मतलब दो तरह की मछलियां होगी, एक वो जिनके फिन होते हैं और एक वो जिनके फिन नहीं होते। तो सर जिनके फिन नहीं होते वो कैसे होते हैं? जिनके फिन नहीं होते उनके ऊपर हार्ड कोट है ना, ऊपर एक कवच होता है, कठोर कवच। जैसे मैंने अभी तो नाम बताया आपको यार, केकड़ा। केकड़ा देखा आप लोगों ने? क्रैब देखा होगा? नहीं देखा तो झींगा देखा होगा, श्रिम्प देखा होगा। उसके ऊपर क्या होता है? देखो वीडियो के अंदर आपको सब दिख रहा है ना। तो इनके ऊपर क्या होता है? एक कवच होता है, हार्ड लेयर होती है। तो अब आपने समझा कि मछलियां दो तरह की है, एक वो जिनके फिन होते हैं, एक वो जिनके फिन नहीं होते। जिनके फिन नहीं होते उनके टेल, पूंछ भी नहीं होती, बिकॉज मछली के आगे मुंह होता है, फिर बीच में उसका शरीर होता है, पीछे उसकी टेल होती है। पूंछ मतलब वैसे वाली पूंछ नहीं, लेकिन हाँ पीछे टेल तो होती ही है।
लेकिन जब बात करते हैं आपके किसकी, उनकी जिनके फिन नहीं होते, जैसे अभी मैंने आपको बताया श्रिम्प हो सकते हैं या फिर आपके क्या हो सकते हैं, वो प्रोन हो सकते हैं यानी झींगा हो सकता है या केकड़ा हो सकता है। इनके ऐसा नहीं होता, इनके ऊपर हार्ड कोट होती है, एक हार्ड लेयर होती है, एक सुरक्षा कवच होता है, लेकिन मुंह आगे, बीच में शरीर, पीछे पूंछ, ऐसा नहीं होता। मछलियों से बहुत अलग दिखते हैं। तो चलिए मछली को जान लेते हैं, मछली क्या होती है। मछली के लिए कहा गया मछली जलीय रीढ़दार प्राणी, एक्वाटिक वर्टिब्रेट जिसे कहा जा सकता है। मछली एक्वाटिक वर्टिब्रेट है, मतलब मछली ऐसा जलीय जंतु है जिसके अंदर हड्डी होती है। आप लोग मछली खाई है? अच्छा, खाई नहीं कोई बात नहीं, है ना, आपको लगता है नहीं खानी चाहिए, मत खाइए, देखी तो होगी, सुना तो है कि मछली के अंदर कांटे होते हैं, बस वो हड्डी होती है ना, बस तो वो क्या हो गई, मछली अपने आप में रीढ़दार प्राणी है। उनके पास आमतौर पर क्या होते हैं, गलफड़े यानी कि गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, फिर युग्मित पंख यानी कि फिन कैदी जिससे वो तैरते हैं, और उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल से ढका एक लंबा शरीर होता है, स्केल से ढका। स्केल जानते हो? अच्छा ध्यान से देखो, ये देखो छोटे 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 दिख रहे हैं आपको मछली के ऊपर, ये क्या होते हैं, स्केल्स ही तो होते हैं। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो कवर बनाते हैं ये क्या होते हैं, मछली के स्केल्स होते हैं। तो मछली में क्या होता है, मछली के अंदर गिल्स होते हैं, उसके अंदर फिन्स होते हैं, उसके अंदर स्केल्स भी होते हैं, और जो मछलियां हैं वो कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती है और ठंडे खून वाली होती है। सर कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? हमारी बात करें ना, हम मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब आप जानते हैं, मैमल्स वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मैमल्स अपने आप में क्या होते हैं, बेसिकली टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर रेप्टाइल्स की बात करें, जितने भी नीचे रेंगते हैं, या फिर आप सारे जलीय जंतुओं की बात कर लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब ये तापमान को मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे आप इस समय मेरी क्लास ले रहे हो, अगर गर्मी है तो आपकी बॉडी ठंडी लग रही होगी, और सर्दी है तो बॉडी गर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो खून है ना, वो क्या करता है, हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। लेकिन जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, वो तापमान का नियंत्रण नहीं कर पाते। मतलब मछली भी तापमान का नियंत्रण नहीं कर पाती है। एक मछली जो है, एक मछली स्केली स्किन्ड वाला रीढ़दार प्राणी है जो पानी में तैरता है और गलफड़ों का उपयोग करके क्या करता है, सांस लेता है, जैसा कि आपने अभी अभी देखा था। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए हो मछली क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा, दो तरह की फिशरीज मैंने बता दी है, एक वो जो फिन वाली है जो मछली जैसी दिखती है, दूसरे वो जो केकड़े हो गए, झींगे हो गए, प्रॉन्स या फिर क्रैब आपके हो गए, ये भैया अलग अलग है। आगे सब कुछ दिखाऊंगा, फिलहाल बस आप मछली समझ जाओ। क्या मछली क्लियर हो गया क्या होता है? अगर क्लियर हो गया तो अपने ब्रेन को एक बात बोल दो कि फिशरीज बहुत आसान सब्जेक्ट है। दीपक सर को अगले 30 मिनट देने वाला हूं इस बात को देखने के लिए कि सर अच्छे से पढ़ाते हैं कि नहीं, सब्जेक्ट आसान है कि नहीं। बस 30 मिनट मेरे साथ आइए। आगे बात करते हैं लाइफ स्टेजेस ऑफ फिशर यानी मछलियों के जीवन अवस्थाएं। जीवन अवस्थाओं को पढ़ने के लिए पहले ये बता दो, मछलियों से मछलियां ही उत्पन्न होती है या फिर उनसे अंडे होते हैं? सर मछली से मछली नहीं आती सर, मछली से तो अंडे आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, है ना। मछलियों से क्या आते हैं, मछलियों से अंडे ही आते हैं। अच्छा अंडे से क्या होता है, आपने देखा मुर्गी जब अंडा देती है, अंडा जब 21 दिन पूरे कर लेता है तो 21 दिन के बाद उसमें हैचिंग होती है, और आप देखिए अंडे को तोड़ता हुआ चूजा जो है वो क्या है, बाहर आ जाता है। ये अंडे को तोड़ के जो चूजा बाहर आया ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग। क्या बोला है इसे, इस प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग। तो आपकी जो मछलियां हैं उन्होंने भी अंडे दे दिए हैं, अंडे देने के बाद उनकी हैचिंग होगी, और सारे लोग बता दो हैचिंग होते ही उनमें से क्या निकल जाएगा, यस हैचिंग होते ही उनमें से निकलेगा हैचलिंग। हैचिंग होते ही अंडे में से जो निकलता है मछलियों के अंदर, उससे क्या बोला जाता है, हैचिंग बोला जाता है। ये जो हैचलिंग होता है, हैचलिंग के अंदर मुंह नहीं होता। तो सर मुंह नहीं होता तो फिर खाना कैसे खाएगा? ठीक है, पहले 3 दिनों के लिए खाना नहीं खाता। अच्छा मुर्गी के अंडे की बात कर लो यार, मुर्गी का जो अंडा है उसके अंदर जो चिक होता है, जो चूजा होता है, वो 21 दिन तक, 21 डेज तक अंडे के अंदर रहता है। क्या आप उसे बाहर से खाना देते हो? अरे नहीं सर, बाहर से खाना नहीं दिया जाता। उसके अंदर जो अंडे के अंदर जर्दी होती है, यानी कि जो योक होता है सर, उसी से वो क्या करता है, अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। बिल्कुल सही समझा, वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है किससे, योक से, और योक से ही न्यूट्रिशन लेता रहता है कौन, आपका चूजा तो नहीं। चूजा तो बाहर आए खाना शुरू कर देता है, लेकिन जो अंडे से निकला हुआ ये है ना, यानी कि हैचलिंग, ये बाहर निकलने के बाद भी अपने साथ एक योक सैक लेके आएगा। माउथ तो नहीं बना होता, लेकिन योक सैक होता है, मतलब जर्दी होती है इसके पास, जिससे अपना पोषण लेता रहता है।
तो हैचिंग के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, जो निषेचित अंडे हैं, उनसे निकलने वाला जो लार्वा है उसको क्या बोलते हैं? प्लीज सब लोग बोलिए क्या बोलते हैं? हाँ, उसको हैचलिंग कहा जाता है। यह है नीचे लटकती जर्दी की थैली। जर्दी मतलब जिसे योक कहा जाता है। योक सैक को साथ लेकर आता है, जहां से ये अगले 2 से 3 दिनों के लिए अपना पोषण प्राप्त करता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास इस अवस्था में मुख नहीं है, माउथ बनता ही नहीं है, इसलिए बाहर से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो सर कहां से करेगा? ये देखो भाई साहब, ये पिकनिक मनाने आया, कहता पिकनिक मेरी है, सामान अपना साथ लेके आए, पैग वैग लगाएगा आराम से। पैग तो नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूं यार, है ना? बट ये क्या कर रहा है? ये ना योग सेक लेके आया। योग सेक से क्या कर रहा है? योग सेक से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है जी, अंडा था, अंडे से हैचलिंग निकल गया। अब हैचलिंग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और क्या बना देते हैं, सब लोग बताइए। हाँ, हैचलिंग बड़ा होते ही क्या बन जाएगा? स्पोन बन जाएगा। हैचलिंग बड़ा होते ही क्या बनता है? स्पोन बन जाता है। तो जब हैचलिंग का जो योग सैक है, जो उसकी जर्दी की थैली है, वो अवशोषित हो जाती है ना, तो इसे स्पोन के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? इसका मुंह बन जाता है। तो अगर पेपर आपसे पूछे कि मछलियों के अंदर मुंह कब बनता है, तो हैचलिंग के अंदर नहीं, कौन सी अवस्था के अंदर? स्पोन के अंदर बनता है। और तब यह छोटे जीव जंतुओं को खाना शुरू कर देता है। तब यह छोटे जंतु प्लवक, जैसे कि रोटी फर्श हो गया, और सप्लीमेंट्री फीड जो आप इसे बाहर से देने वाले हैं, जैसे अंडे की जर्दी खाएगा, बारीक पिसा हुआ ऑयल केक, जो ऑयल निकालने के बाद वो बचता है ना, जैसे खली हम कह देते हैं, वो खाएगा, चावल की भूसी आदि लेना शुरू कर देता है। ठीक है? आप बोलेंगे सर ये जंतु प्लवक क्या होता है? जो मछलियां हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती है, पादक पादक प्लवक, और दूसरी कौन सी? जंतु प्लवक। जंतु प्लवक मतलब जू प्लैंक्टन होंगी, और पादक प्लवक मतलब वो क्या होगी? फाइटो प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन और फाइटो प्लैंक्टन की बात करूंगा तो जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाएगी, बेसिकली सीधी बात बोलिए यार, छोटी मछली है, किसी भी जंतु को जो उससे छोटा है, जो उससे छोटा है, किसी भी जंतु को जो उससे छोटा उसको खा लेगी, वो जू प्लैंक्टन है। और वो मछली जो जंतुओं को नहीं खाएगी, जो पौधों को खाएगी, छोटे, जैसे शैवाल भी तो हो सकता है ना, वही पौधों के अंदर आएगा ना, तो पौधों को खा लेगी, तो वो क्या हो जाएगी? फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि पादप प्लवक हो जाएगी। तो आपने 2 स्टेजेस को समझ लिया। अंडे में से निकला हैचलिंग, हैचलिंग का बड़ा वर्जन क्या हो गया? स्पोन हो गया। स्पोन बड़ा होके क्या बन जाता है? फ्राई। ये मत कहना कि ऑयल में डाल के फ्राई कर दिया, वो फ्राई नहीं भैया, अभी इसकी स्टेज है। एग था, एग के बाद हैचलिंग था, हैचलिंग के बाद स्पोन था, स्पोन से क्या बन गया? फ्राई बन गया। तो फ्राई की बात करेंगे तो जब स्पोन मछली का आकार ग्रहण कर लेता है, ध्यान रखना, जो पिछली स्टेज है जहां पे क्या होता है, जहां पे वो आपका स्पोन होता है, वो मछली जैसा नहीं होता। लेकिन फ्राई की बात करूंगा, जरा स्क्रीन पे आप वीडियो में देखिए ध्यान से, देखो ये छोटी छोटी मछली है ना, अब दिख रही है कि ये जो है ये मछली जैसी है, लेकिन जो स्पोन होता है, दिखाऊं उसको भी, देखिए जरा, स्पोन जो होता है वो इतना छोटा होता है कि मछली जैसा नहीं लगता। वो तो आप फिशरीज पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि सर मछली जैसा, वरना ये मछली जैसा नहीं दिख रहा। मछली जैसा आकार वो कौन सी अवस्था के अंदर आकर ग्रहण करता है? फ्राई अवस्था के अंदर। जब स्पोन मछली का आकार ग्रहण कर लेता है और लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सब लोग बता दो। हाँ, इसे फ्राई कहा जाता है। तो इस स्तर पर क्या होते हैं? वो प्राथमिक रूप से छोटे आकार के प्राणी प्लवक होते हैं। प्राणी प्लवक मतलब वही जू प्लैंक्टन खा जाएंगे। आपको बताया ना मैंने कि जू प्लैंक्टन हो सकते हैं या फिर फाइटो प्लैंक्टन हो सकते हैं। तो स्पोन को फ्राई अवस्था में बढ़ने के लिए 7 से 10 दिन लग जाते हैं। पहले तो 3 दिन के आसपास लग गए थे। 3 दिन क्या, वो हैचलिंग से क्या बना? हैचलिंग से स्पोन बना। अब स्पोन से 7 से 10 दिन लगे, वो क्या बन गया? फ्राई बन गया। अब फ्राई से बड़ा करते हैं, क्या बन गया? सब लोग बताइए। हाँ, फ्राई से बड़ा होते ही बन गया फिंगरलिंग। आप सामने देख पा रहे हैं, देखो आपको फिंगरलिंग दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे यानी कि फिंगर के आकार के जितने, आपकी उंगली के जितने जो होते हैं ना, इनको फिंगरलिंग कहा जाता है। तो जैसे ही फ्राई जो है वो 10-15 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना, या फिर मोटे तौर पर कह दूं उंगली के बराबर जब वो हो जाएगा, बस उंगली के जितना, एग्जैक्टली उंगली जितना नहीं भाई, मोटे तौर पर मतलब मोटा मोटा समझ लो, है ना, उंगली के जितना हो गया, तो भैया उंगली के जितना है, उंगली क्या होती है? फिंगर, तो उसे क्या बोल दिया गया? फिंगर लिंग के रूप में जाना जाता है। देखो फिशरीज कितना आसान है, नया शब्द पढ़ना ही नहीं पड़ रहा। अंडे में से हैचिंग हुई, हैचलिंग कह दिया, है ना, फिंगर के आकार जितना हो फिंगरलिंग कह दिया। बीच में हाँ आपको स्पोन और फ्राई याद करना पड़ेगा कि हैचलिंग, फिर स्पोन, फिर फ्राई, फिर क्या आ गया? फिंगरलिंग आ गया। तो फिंगरलिंग जो साइज होता है ना, ये टेबल फिश उत्पादन तालाबों में स्टॉकिंग के लिए उचित आकार है।
सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर आपको मछली पालन करना है मछलियों को बेचने के लिए, प्रजनन के लिए नहीं करवाना, सिर्फ बेचने के लिए करना है, तो आपके घर में एक पोंड, एक तालाब है, जहां मछलियां पालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? वहां पे फिंगरलिंग साइज की मछली लाके डाल दोगे और जैसे डाल दिया फिंगरलिंग साइज की मछली, तो लीजिए भैया, अब वो तैयार होने लग गई, बड़ा होने लग गई। तो उस पोंड में डालने के लिए जो सबसे सही आकार होता है वो कौन सा होता है? फिंगरलिंग। तो पेपर अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भैया कौन सी आकार की मछली या फिर कौन सी अवस्था की मछली को टेबल फिश प्रोडक्शन के अंदर डाला जाएगा, तो बताओ उत्तर क्या करोगे? हाँ, फिंगरलिंग हो जाएगा। बात करेंगे फ्राई की, तो फ्राई को फिंगरलिंग के आकार तक बढ़ने में कितने दिन लग जाते हैं? 30 से 60 दिन। याद रखिएगा, 1 से 3 दिन लगे थे जब वो स्पोन बना, स्पोन हैचलिंग से क्या बन गया था? स्पोन। फिर 7 से 10 दिन लगे, स्पोन से वो फ्राई बन गया। अब इसने क्या बोला? फ्राई को फिंगरलिंग बनने में कितने दिन लगे? 30 से 60 दिन। चलिए अब फिंगरलिंग को बड़ा करना शुरू करते हैं। सर कितना बड़ा करोगे? 1 साल तक कर देते हैं यार। कितना आसान है यार। जब वो 1 साल तक का हो गया भैया, तो क्या बोलेंगे उसे? ईयरलिंग उसे कहा जाएगा। तो मछली के विकास के चरण में फिंगरलिंग चरण के बाद लगभग 1 वर्ष की आयु तक का जो समय है, 1 वर्ष के बाद उसे क्या बोला जाता है? ईयरलिंग। लेकिन ये ध्यान रखना, 1 वर्ष का मतलब ऐसे मत बोलना 12 महीने। कुछ मछलियां 8 से 9 महीने लेके जाएंगी, तो कुछ 10 से 11, तो कुछ 12 महीने लेके जाएंगी। मोटा मोटा कहें तो 365 दिन का, यानी 1 साल का समय लेके जाएंगी, तब इसे ईयरलिंग कहा जाएगा। तो आगे जाने से पहले रिपीट कर लेते हैं। क्या रिपीट कर लेते हैं? मछली में पहले क्या आ गए? पहले अंडे आ गए। अंडे के बाद क्या गया उनके अंदर? उनके अंदर अंडों के बाद जो निकला वो हैचलिंग आ गया। हैचलिंग के बाद क्या बना? स्पोन बना। स्पोन के बाद क्या बना? फ्राई। फ्राई के बाद फिंगरलिंग। फिंगरलिंग के बाद क्या बन गया? ये बड़ी सारी मछली जो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो गई, ईयरलिंग बन गया। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था ना, मछली पालन बहुत ही आसान है। बस थोड़ा-सा प्रयास करने की कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन हाँ, जो पहले से हार मान ले, उसकी तो हार ही होती है। आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, मछलियों से संबंधित बाकी शब्दावली की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको मछली वर्ड तो अच्छे से समझ आ गया। अब मछलियों के प्रकार की बात कर लेते हैं, मछलियों क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो फिश एंड शेलफिश क्लासिफिकेशन, मैंने पहले ही कहा था ना, एक तो वो होती है जिनके फिन होते हैं, मतलब वो क्या होती है? फिन्ड फिश होती है। एक वो जिनके फिन नहीं होता भैया, जिनके शेल होता है। सर शेल, अरे शेल मतलब कवच यार। अंडा खाया? अंडा देखा तो होगा। अंडे के ऊपर क्या होता है? कवच होता है ना यार, शेल होता है उसके ऊपर। इसी तरह से इसके ऊपर भी क्या है? शेल है, एक कवच है। किनके ऊपर? मछलियों के ऊपर? नहीं 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 नहीं। वो जो प्रोन है, या फिर जो आपका क्रैब है, या फिर आपका जो श्रिम्प है, या फिर मोलस्क है, या फिर मिसेल्स है, इन सभी के ऊपर होता है। आप बोलेंगे सर ये होते क्या है? बताता हूँ, आगे फोटो दिखाऊंगा सब समझ जाओगे। तो पहले तो इस टेबल को अपनी नोटबुक के ऊपर बना लेना। क्यों बना लेना? क्योंकि एंड तक काम आएगी। सर क्यों काम आएगी? क्योंकि फिशरीज ही सिलेक्शन करवाएगा ना यार। फिशरीज फॉरेस्ट्री इंजीनियरिंग पढ़ डाला तो एएफओ में तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी कारण बच्चे रुकते हैं, है ना। आसान सब्जेक्ट कोई भी पढ़ लेता है, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन एंटो, पैथो, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, जेनेटिक, इसमें लोग फंस जाते हैं, है ना। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे डिफिकल्ट जो आपको लगता है, फिश की बात करेंगे। 2 तरह की होती है, एक होती है फिन फिश, दूसरी होती है शेल फिश। कौन कौन सी? फिन फिश और शेल फिश। रिपीट कीजिए, कौन कौन सी? फिन फिश और शेल फिश। फिन फिश की बात करेंगे तो ये जो मछली आपको पीछे फोटो के अंदर, ये लीजिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो पानी के अंदर जो मछलियां तैर रही है ना, ये अपने आप में कैसी है? फिन फिश ही है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की? एक वो जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। फ्रेश वाटर मतलब जो असमुद्री जल होता है, जो साफ पानी होता है, जैसे जो नदियों के अंदर है, जो झीलों के अंदर है, जो तालाब के अंदर है, जो आपके घर के अंदर है, ये सारा फ्रेश वाटर है। तो इसमें पाई जाने वाली मछलियां कौन सी होती है? फ्रेश वाटर होती हैं। एक होती है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब समुद्री जल वाली, जो समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, महासागर के अंदर, सागर के अंदर रहती है, वो मछलियां कौन सी है तो फिन फिश, लेकिन कौन से प्रकार की? सलाइन वाटर। उसका एक बीच में है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब है खारा पानी। सर खारा पानी तो समुद्री जल होता है, वो बहुत खारा पानी होता है भाई, है ना। ब्रैकिश वाटर जो होता है वो कम खारा पानी होता है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, जब बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी मतलब उसके अंदर लवणता की। तो जो सैलिनिटी होती है ना, वो अलग अलग आपके जो पानी है उनके अंदर अलग अलग होती है। तो आपका जो फ्रेश वाटर है ना, उसमें लगभग 0 या 0.25, मतलब थोड़ी सी सैलिनिटी हो सकती है, ज्यादा नहीं होती है। इसको नापा किसमें जाता है? पार्ट पर थाउजेंड में, मतलब 1000 में से कितना, है ना। पार्ट पर थाउजेंड मतलब पीपीटी में नापा जाता है।
0 से 0.25 या ज्यादा करोगे तो 0.5 तक हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती, राइट। 0.5। ब्रैकिश वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है ना, मोटा मोटा कहूं तो 10 से 30 पीपीटी, बाकी 10 से 25 भी हो सकती है, 10 से 20 भी हो सकती है, मोटा मोटा बोलेंगे 10 से 30 पीपीटी होती है। और सेलाइन की बात करेंगे तो भाई सेलाइन मतलब आपका समुद्र है, इसके अंदर जो सैलिनिटी है वो 35 पीपीटी से ज्यादा ही होती है, 35 पीपीटी से ऊपर होती है। तो अब आप फिन वाली मछलियां समझ गए होंगे कि जो फिन वाली मछलियां वो 3 प्रकार की हैं, कौन कौन सी? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर। फ्रेश मतलब ताजा मीठा समुद्री पानी, ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी, और सलाइन वाटर मतलब समुद्री जल जो होता है, जो बहुत ज्यादा खारा होता है। ये तो होगी फिन फिश। अब जो आपको नया लगेगा उसकी बात करते हैं, वो कौन सा है बताइए मुझे। हाँ भाई, ये क्या है? ये है शेलफिश। शेलफिश की बात करेंगे तो ये इंग्लिश में है, लेकिन ये इंग्लिश में ही होता है बच्चों, इसीलिए कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में सीखनी पड़ेंगी, इसकी हिंदी नहीं है। तो इसमें क्या आता है भैया, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं और मोलस्क आ जाते हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा क्रस्टेशियन क्या होते हैं और मोलस्क क्या होते हैं। शेलफिश की बात करते हैं, ध्यान रखना, सेलफिश नहीं है। सेलफिश तो कुछ और होता है, ये शेलफिश है। शेल शेल कवच वाली फिश है ये, है ना। तो एक जंतु जो पानी में रहता है और उसके ऊपर एक कवच होता है, जैसे कि झींगा हो गया, केकड़े हो गए, श्रिम्प हो गए, मसल्स हो गए, या फिर ओस्टर। ओस्टर जानते हो, वो जिसे सीप या सीपी कहा जाता है, जिसमें से मोती निकलते हैं, ओस्टर। सभी शेलफिश हैं जिन्हें आमतौर पर भोजन के रूप में खाया जाता है। हाँ, ये सारी चीजें भोजन के रूप में खाई जाती हैं, खाना ना खाना वो बात की बात है, लेकिन हाँ समझना कि ये सारी शेल वाली हैं। अच्छा, ओस्टर सीप और सीपी की बात कर लो, जिसमें मोती बनते हैं, वो भी सजीव ही तो होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर कवच होता है। जैसे अगर यहाँ पे ओस्टर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको ओस्टर दिख रहा है, ये आपको लोबस्टर दिख रहा है ना, यानी कि आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो, ये मिसल्स दिख रहे हैं, ये केकड़ा यानी क्रैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे श्रिम्प दिख रहा है, ये क्रो फिश दिख रही है, ये आपका झींगा यानी प्रोन आपको दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, सबके ऊपर क्या लगा हुआ है भैया? सब शेल लेके आए हैं, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये जो शेलफिश होते हैं ना, इनको दो समूहों के अंदर विभाजित किया जाता है। आपको याद हो, अभी हमने किया था क्रस्टेशियन और मोलस्क, दो समूह होते हैं, क्रस्टेशियन और मोलस्क। अब याद रखिए, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, मोलस्क क्या होते हैं। क्रस्टेशियन के अंदर कौन आएगा? झींगा, या फिर क्रे फिश जो आपको अभी दिखाई दिया है ना, ये रिक्रो फिश या क्रे फिश। केकड़ा हो गया, लॉबस्टर हो गया, ये किसके अंदर? क्रस्टेशियंस के अंदर आएंगे। और मोलस्क जो है वो किसमें? मोलस्क में कौन आ जाएगा? क्लैम हो गया, स्कैल्प हो गया, सीप हो गया, या फिर आपके मिसल्स हो गए, ये किसके अंदर आएंगे? मोलस्क के अंदर। अब ये आपको नया क्यों लगा कि आपने ये सब देखा नहीं हुआ, लेकिन जब फिशरीज पढ़ोगे ना तो आप देखते जाओगे और सब समझ आता जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल ये बात आपको समझ आ गई है कि फिन फिश और शेल फिश क्या होती हैं। फिन फिश मतलब जिनके फिन होते हैं तैरने के लिए, और शेल फिश जो तैर नहीं पाते, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है? हार्ड कवच होता है, उनके ऊपर क्या होता है? शेल होता है। फिन फिश मैंने आपको बता ही दिया था। फिन फिश शब्द का अर्थ क्या है? हड्डी और फिन वाली मछली, मतलब उनके क्या होता है, जो वर्टिब्रेट है ना, ये हड्डी भी होती है और क्या है, फिन भी होते हैं। जैसे शार्क हो सकती है, सालमन हो सकती है, तिलापिया हो सकती है, या फिर एंकोवी हो सकती है। इसे ट्रू फिश, असली मछली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पिछले जो थे वो आते तो फिशरीज के अंदर है, लेकिन ये मछली जैसे नहीं लग रहे थे ना यार, इसको ट्रू फिश कहते हैं कि असली मछली तो हमें यही लग रही है। तो अब आपको यहां तक समझ आ गया कि फिन फिश क्या होता है और शेल फिश क्या होता है। फिन फिश के अंदर 3 प्रकार के पानी कौन से होते हैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। आपको लगभग 22-23 मिनट हुए पढ़ते हुए और आप समझ गए होंगे, समझ आपको आ रहा है, बस समय देना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना है तो फोकस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर कुछ भी नहीं है। एक्वाकल्चर सीधा सा मतलब है कि आप जलीय जंतुओं क्या करते हैं? जलीय जंतुओं की आप खेती करते हैं, जलीय जंतुओं को पालते हैं। तो या तो उनको पूरा का पूरा पालो, या उनकी लाइफ स्टेज में से कुछ समय के लिए पालो। जैसे याद करो, टेबल फिश प्रोडक्शन के अंदर आपने क्या किया था? आपने ना तो हैचलिंग लिया था, ना आपने स्पोन लिया था, ना फ्राई, आप डायरेक्ट क्या लेके आए थे? फिंगरलिंग। तो उनको पूरी लाइफ साइकिल में या लाइफ साइकिल किसी एक पार्ट में जो पालते हैं ना, बस वही क्या हो जाता है अपने आप में, उसको उसको पालना यानी एक्वाकल्चर का पार्ट माना जाता है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पालन पोषण की प्रक्रिया में
किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के साथ जलीय जीवों और जलीय पौधों की खेती करने को क्या बोला जाएगा? एक्वाकल्चर। जलीय जीव तो आपने सारे देख लिए, मछलियां होगी या फिर आपके ये शेलफिश हो गए, सारे जलीय जीव है। जलीय पौधों की बात करेंगे तो हाइड्रिला भी होता है, कमल का जो लोटस है या फिर लिली है या फिर लेटस जो है, लेटस नहीं देखा गया, दिखाता हूं, ये देखो सामने है ना, अब आपको लेटस दिख रहा होगा, तो ये भी पानी के अंदर होता है। तो वाटर लेटस जो होता है, लेटस है ना, तो ये सारे के सारे क्या पानी के अंदर होने वाले हैं। तो पानी के अंदर पाए जाने वाले जंतुओं की और जीवों की या फिर पौधों की खेती जो होती है, उसको क्या बोला जाता है? अगर उसे आप कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप एक्वा कल्चर कर रहे हो। एक्वाकल्चर के बाद अगला शब्द आ गया पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर की बात करेंगे, पॉलीकल्चर का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे। तो अगर आपने एक तालाब डाला, मतलब तालाब बना दिया, उस तालाब के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर मछलियां डालने वाले हो, लेकिन आप कैसी मछलियां डाल रहे हो? आप मछलियां डाल रहे हो एक ही प्रकार की, तो आप ज्यादा अच्छे से आपका जो तालाब है उसको उपयोग में नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि मछली अगर आपने डाल दी, वो जो पादप प्लवक है, मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन है, तो पादप वाले जो साधन है उसको तो खाएगी, लेकिन जो जीव जंतु उनको नहीं खाएगी। तो बढ़िया बात यह है कि कुछ मछलियां डालो जो फाइटोप्लैंक्टन है और कुछ डालो जो जू प्लैंक्टन है। तो फाइटो वाली अंदर जो पौधे उपलब्ध है उनको खा जाएगी, और जू प्लैंक्टन वाली जो है वो किसको खा जाएंगी? हाँ बिल्कुल सही बोला, जू प्लैंक्टन वाली जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनको खा जाएगी। तो पॉलीकल्चर की जब बात करते हैं ना, तो पॉलीकल्चर में ऐसा ही किया जाता है, एक से ज्यादा स्पीशीज को, एक से ज्यादा प्रजातियों को तालाब के अंदर पाला जाता है, ताकि तालाब के अंदर उपलब्ध भोजन को अच्छे से क्या किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके। तो पॉलीकल्चर के बोला गया, यह एक अभ्यास है जहां एक ही तालाब में जलीय जीवों की एक से अधिक प्रजातियों की खेती की जाती है, ताकि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। आगे चलते हैं, मछलियों की दो स्टेज की बात करते हैं। एक जुवेनाइल स्टेज मतलब यौवनमय स्टेज होती है, और दूसरी ब्रूड स्टेज होती है। यौवनमय यानी कि जुवेनाइल स्टेज वो होती है जब एक मछली जो है वो यौन परिपक्वता तक नहीं पहुंची, मतलब ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुई है, मतलब अंडों को जन्म या बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है, तो वो क्या है? जुवेनाइल फिश है। लेकिन अगर वो बड़ी हो गई है, सेक्सुअली मैच्योर हो गई है, तो वो क्या हो जाएगी? वो ब्रूड हो जाएगी। तो यह प्रजनन उद्देश्यों के लिए एक्वाकल्चर में उपयोग की जाने वाली एक परिपक्व मछली है ना? ये क्या है? एक्वाकल्चर में प्रयोग होने वाली एक परिपक्व मछली है, जिसे क्या बोला जाएगा? जिसे ब्रूड कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या आ गया? अगला आ गया फिश हैचरी। फिश हैचरी की बात करेंगे तो ये क्या होता है? फिश हैचरी की बात करेंगे तो जैसा कि नाम ही लगा हुआ है हैचरी, मतलब हैचिंग। तो जहां पे मछलियां पाली जाती हैं प्रजनन के उद्देश्य से, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो मछलियां वहां पे अंडे देती है, अंडे में से हैचली निकल के आते हैं, फिर वो स्पॉन बनते हैं, फ्राई बनते हैं। तो जहां ये सब काम हो रहा है वो क्या हो गया? वो फिश हैचरी हो गया। तो यह एक मछली फार्म का रूप है, जो प्राकृतिक वातावरण में मछलियों की आबादी को फिर से पूरा करने के इरादे से प्रबंधित किया जाता है। मतलब कि भाई मेरे पास एक तालाब है जहां मछलियां पालता हूं बेचने के लिए, आज मैंने 2000 में से 500 मछलियां निकाल दी, तो 500 मछलियां कम हो गई ना। अब ये 500 मछलियां कहां से लेके आऊंगा? यहीं से तो लेके आऊंगा। तो फिश हैचरी में से 500 और लाके छोटी छोटी फिर से इसमें डाल दूंगा, तो वो जहां से आपने ये छोटी छोटी मछलियां डाली है, वो आपका क्या हो गया? फिश हैचरी। अगला वर्ड आ गया फिशिंग, यानी मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ने की कोशिश करने को फिशिंग कहा जाता है। वो अलग बात है, कोशिश करोगे तो मछली मिल भी जाएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी, हाँ बिल्कुल, हार नहीं होती। तो ऐसे फिशिंग का मतलब क्या है? फिश को निकालने की जो कोशिश है, मतलब मछुआरे क्या करते हैं? मछली निकालने की कोशिश करते हैं, निकलती भी या नहीं भी निकलती है, तो बस मछलियों को पानी में से निकालना, उसको क्या बोला जाता है? फिशिंग बोला जाता है। अब मछली को निकालना फिशिंग बोलते हैं, लेकिन मछलियां जो निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? मछुआरे या फिर फिशरमैन उन्हें कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति जो मछली और शेलफिश को पानी में से इकट्ठा करता है। ये देखिए, ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? ये मछली को निकाल रहे हैं पानी में से। ये कौन है? ये मछुआरे हैं। अच्छा, अगर आप जानते हैं मछुआरे क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत में सारे ही मछुआरे हैं, लेकिन आप मुझे चैट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, भारत में अकेली ऐसी विमेन है जो क्या है? जो लाइसेंस्ड है, मतलब लाइसेंस लिया हुआ उन्होंने, और वो क्या है? वो फिशर विमेन है, मतलब मछुआरा नहीं, वो मछुआरिन है। वो क्या है? फीमेल है। तो मुझे नाम और स्टेट बताइए, इनका नाम क्या है और कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, जो इंडिया की ओनली फिशर विमेन है, बाकी सारे के सारे फिशरमैन ही है।
अगले वर्ड पे चलेंगे। अगला वर्ड आया कल्चर टैंक। कल्चर टैंक मतलब जहां मछलियों को पाला जाता है। मछली फार्म के स्टॉक को पालने के लिए जो कृत्रिम होल्डिंग क्षेत्र है, जहां मछलियां रखी जाती है। देखिए सामने आपको दिख रहा है ना, ये टैंक के अंदर मछलियां पाली जा रही हैं। तो ये टैंक कौन सा है? इसे कल्चर टैंक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मछलियां पाली जा रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला क्या? नेक्स्ट बोला गया आपका इथियोलॉजी। इथियोलॉजी, इथियोलॉजी की बात करेंगे। मत्स्य विज्ञान इसे कहा जाता है, लेकिन आप इसको नहीं, इसको ध्यान रखना, पेपर में यही शब्द आएगा। इथियोलॉजी की बात करते हैं तो ये मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन अध्ययन है, जो जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित है। इसमें कई विशिष्ट उपविषय जैसे मछलियों का वर्गीकरण, उनकी शरीर रचना, उनका व्यवहार, पारिस्थितिकी, फिजियोलॉजी, सबका अध्ययन किया जाता है। तो कहिए कि फिशेस की साइंटिफिक स्टडी जो है उसको क्या बोला जाता है? इक्थियोलॉजी उसे कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर आपको लगेगा समझ कम आ रहा है। मैं फिर से आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, बट उससे पहले दो टर्म को पढ़ते हैं। एक कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा कौन सा? आपका बायोमास। कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, कभी आपने गधे को देखा है? हाँ बोलेंगे हाँ सर, बहुत सारे देखे हैं। गधे को भार ढोता हुआ देखा है? हाँ सर देखा है। खच्चर को भार ढोते हुए देखा है? हाँ सर देखा है। ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, गधे की या खच्चर की? सर ये तो नहीं पता। अच्छा, दोनों की कैपेसिटी होती है, ये बात तो मानते हो ना यार, है ना? कभी कभी हमें भी कुछ ना कुछ भार उठाना पड़ा होगा, तो आप कितना भार उठा लेते हैं? 10 किलो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इतना ही उठा पाते होंगे ना? तो आप कहोगे सर ये 70 क्या बोल रहे हो, मैं 50 ही उठा पाता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल सही बोला। आपकी क्या नहीं है? कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। कैरी करने की, उठाने की, धारण करने की क्षमता आपके पास नहीं है। तो अच्छा एक बात बताओ, एक जो पॉन्ड है उसके अंदर कितनी मछलियां डाल सकते हो? आप बोलोगे सर पॉन्ड का एरिया तो बताओ। एरिया रहने दो, एक पॉन्ड में कितनी मछलियां डाल सकते हो? सीमित के असीमित? आप बोले सर ऑब्वियस सी बात है, सीमित मछलियों को डाला जाता है बस। तो एक पॉन्ड के अंदर अगर 2000 मछलियां डाली जा सकती हैं, तो वो 2000 मछलियां उस पॉन्ड की क्या है? धारण क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है। किसी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या जो एक क्षेत्र के उपलब्ध संसाधन से गुणवत्ता में गिरावट के बिना जीवन का निर्वहन कर सकती है। मतलब जितनी मछलियों को एक जलीय वातावरण के अंदर, तालाब के अंदर, नदी के अंदर, झील के अंदर, समुद्र के अंदर जहां पे जितनी रह सकती हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता पे, लाइफ पे कोई फर्क ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। और उनका जितना भार होता है, मछलियां जितनी एक साथ है और उनका जितना भार है, वो सारे भार को क्या बोला जाता है? बायोमास कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र में मछली की प्रजातियों का जो कुल वजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोमास बोला जाता है। 30 मिनट्स हमारे हो गए हैं। मैं 30 मिनट्स के अंदर पूरा फिशरीज करवा दूंगा। बस बात यह है कि आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे दिखेगा कि लोग, क्योंकि मैं अभी के लिए शुरुआत के लिए तीनों काम करने वाला हूं। पहले वीडियो आएगा हिंदी के अंदर जैसे आज आया, फिर आएगा किसके अंदर? बाइलिंगुअल के अंदर, मतलब लिखा अंग्रेजी में गया होगा और समझाऊंगा हिंदी में। और फिर आएगा इंग्लिश में, मतलब लिखा भी अंग्रेजी में गया होगा और पढ़ाऊंगा भी इंग्लिश में। राइट? अब जहां पे मुझे लगेगा आपके प्रयास ज्यादा है, जहां पे मुझे लगा लोग देखने वाले ज्यादा है, मैं वो आपके लिए करूंगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा ना कि कहां पे बच्चों को ज्यादा फायदा हो रहा है, वो वाला काम करना चाहिए। तो मैं आपको मिलूंगा आपकी अगली वीडियो के अंदर, लेकिन आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताइएगा कि फिशरीज आसान है कि नहीं, आपको यहाँ तक जो पढ़ाया गया वो समझ आया कि नहीं, और आपके जो डाउट्स हैं वो नीचे लिखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में जब आऊं तो आपके डाउट्स भी डिस्कस कर पाऊं। बस डाउट्स आज के पढ़ाए गए में से लिखना, क्योंकि बाकी डाउट्स तो अगली कक्षा के अंदर, अगली क्लासेस के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको इसके नोट्स या क्वेश्चन चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको आपकी अगली कक्षा के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।